Hello everyone, Jai Hind and welcome you all to the online classes of Shri Ram Public School. Here we are with the civics classes for class 10th. And today we are going to discuss about that democratic politics, which is the name of your civics book. And in this book we are going to discuss about second unit, federalism. Today we are going to discuss about the second unit, federalism. So let's proceed further. लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. आज के इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं या क्या क्या समझने की कोशिश करेंगे वो पहले देख लेते हैं. सबसे पहले फेडरलिज्म है तो उसका मीनिंग क्या होगा. व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म. ओके, मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. Then after we will proceed on the connection with our previous topic or previous study topic, which was power sharing. Our first chapter, power sharing. Power sharing के साथ फेडरलिज्म का क्या कनेक्शन है, ये दोनों ही टॉपिक हम साथ साथ समझने की कोशिश करेंगे. फेडरलिज्म का मीनिंग क्या है और पावर शेयरिंग का उसके साथ में क्या कनेक्शन है, मतलब क्या ये पावर शेयरिंग का ही एक फॉर्म है. वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. And after that we will proceed on the third topic, which is features of federalism. Feature of federalism का मैं एक short intro दूंगी आज के वीडियो में, and in our next class we will proceed on this topic. We will discuss this topic in detail in our next video. So let's start. What is federalism? Federalism means क्या होता है. आपने बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ा होगा. फेडरलिज्म means since you have started studying civics, since the civics subject has been introduced to you, few words are continuously coming every year in your syllabus. That is democratic, secularism, federalism, republic. क्योंकि ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक मेन पार्ट है. इसके बिना हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का को इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं. सो हमें ये चीज़ें समझनी होंगी. एंड दैट इज़ वाई डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक्स, ठीक है, इस पर तो आपका पूरा ये सिविक्स का पूरा पार्ट ही बेस्ड है 9th और 10th का. ओके, तो आप उसको तो अलग कर नहीं सकते हो. डेमोक्रेसी किस तरह से इंडिया में वर्क कर रही है, क्या डेमोक्रेसी के फीचर्स हैं, क्या किस तरह से हमारे इंडिया में ये वर्क करती है, क्या फंक्शंस या क्या पावर्स दी गई है गवर्नमेंट को, ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस की हैं 9th क्लास में, और 10th में भी हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे. फेडरलिज्म क्या है, अगेन ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशन का ही मेजर टर्म है. और इसका मीनिंग क्या होता है. इट मीन्स एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट. इट मीन्स एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द स्टेट. यानी स्टेट में एक से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पर भी हो, और हर लेवल का, यानी ईच ऑफ देम हैविंग सेपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड पावर्स. तो ये क्या कहलाएगा, आपका फेडरलिज्म कहलाएगा. ओके, once again I am reading. Federalism means existence of more than one level of government in the state, each of them having separate responsibilities and powers. ये आपका हो गया फेडरलिज्म. हाँ, यानी वो सिस्टम जहाँ पर एक स्टेट से, मतलब यहाँ पर कंट्री से है, स्टेट से मतलब वो बाउंड्रीज हो गई आपकी, जहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन या एक लॉ इम्प्लीमेंटेड होता है. तो ये कंट्री के लिए भी एप्लीकेबल होता है स्टेट वर्ड, और मेजरली ये लॉ की भाषा में कंट्री के लिए ही लिया जाता है. तो यहाँ पर स्टेट को ये स्टेट से, इंडियन स्टेट से रिजेंबल करने की ज़रूरत नहीं है. फेडरलिज्म मीन्स एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट. इसका मतलब है एग्जिस्टेंस, यानी जहाँ पर भी एक कंट्री में या किसी भी एक स्टेट में एक से ज़्यादा गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती हैं, और हर गवर्नमेंट की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कंप्लीट करने के लिए अपनी पावर्स हैं. वो क्या कहलाएगा, आपका ऐसा सिस्टम फेडरलिज्म कहलाएगा. हियर आई एम हैविंग एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम योर NCERT टेक्स्ट बुक and we will read it. See, federalism is a system of government in which the power is divided between a central authority and various constituent units of the country. Federalism वो सिस्टम है गवर्नमेंट का जहाँ पर पावर डिवाइड होती है, कहाँ पर, एक सेंट्रल अथॉरिटी और उसकी वेरियस जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं, यानी आप इजी भाषा में कह लीजिए सब यूनिट्स हैं उस देश की. ठीक,
यूजुअली अ फेडरेशन हैज़ 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट. नॉर्मली जो है कोई भी फेडरल कंट्री जो होती है उसमें 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट वर्क करती हैं. वन इज़ द गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री, एक जो पूरे देश के लिए एक सरकार के तौर पर काम करती है. दैट इज़ यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर अ फ्यू सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट. वो सरकार जो कि पूरे देश के लिए एक कॉमन गवर्नमेंट होती है और वो रिस्पॉन्सिबल होती है उन कुछ मुद्दों के लिए जो कि पूरे देश के लिए एक बराबर इम्पॉर्टेंट हैं, नेशनल इंटरेस्ट, या जैसे कि सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री. ये क्या हुआ, आपका नेशनल इशू हो गया और इसको हमेशा जो उस कंट्री की, कोई भी फेडरल कंट्री हो, हमेशा उस कंट्री की जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वही इस चीज़ को देखेगी. ठीक है. द अदर्स आर गवर्नमेंट at the level of provinces or state that look after much of the day to day administering. यानी जो दूसरी सरकार हो गई, पहली तो ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, दूसरे लेवल की गवर्नमेंट, अब अलग अलग कंट्रीज़ में उनके अलग अलग नाम हो सकते हैं. हम बात कर लें हमारी कंट्री की तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट्स. तो जो दूसरे लेवल की गवर्नमेंट हो गई वो क्या करती हैं, अपने स्टेट या प्रोविंसेस की, ठीक है, देखभाल करती हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए काम करती हैं और उनके डे टू डे जो भी गवर्नेंस रिलेटेड वर्क होते हैं उसको कंप्लीट करती हैं. आगे देखिए, बोथ दीज लेवल ऑफ गवर्नमेंट एंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. और ये दोनों ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो है वो अपनी अलग अलग पावर्स के हिसाब से काम करती हैं और अपने आप में इंडिपेंडेंट होते हुए भी कनेक्टेड रहती हैं, एक दूसरे पर कनेक्टेड रहती हैं. ठीक है. अब आप इस चीज़ को और आसानी से समझ लेंगे एक वीडियो के थ्रू, और वो वीडियो मैं आगे आपको दिखा देती हूँ. थ्रू दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म. और इसे पढ़ने से पहले हम जाएंगे फ्लैशबैक में. तुमने चैप्टर 1 में पढ़ा था अकोमोडेशन इन बेल्जियम में, कुछ याद करो. सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे दी थी और ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट उससे नहीं ले सकती थी. मतलब स्टेट गवर्नमेंट की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट अब नहीं ले सकती, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट नहीं रहेगी. इस सिस्टम को हम फेडरलिज्म कहते हैं. फेडरलिज्म में 2 या 2 से ज़्यादा लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में पावर डिवाइड की होती है. इसके अलावा एक और सिस्टम होता है जिसका नाम होता है यूनिटरी सिस्टम, और उसमें सिर्फ एक ही लेवल की गवर्नमेंट होती है. फेडरल सिस्टम में 2 या 2 से ज़्यादा लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में पावर डिवाइड की होती है. यूनिटरी सिस्टम में सिर्फ 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है. फेडरल सिस्टम में पावर डिवाइड की होती है और यूनिटरी सिस्टम में डिवीज़न ऑफ पावर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वहाँ पर सिर्फ एक ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट है. और फेडरल सिस्टम में डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट अपनी पावर एंजॉय करते हैं, मतलब वो इंडिपेंडेंट होते हैं. और जो यूनिटरी सिस्टम होता है उसमें अगर सब यूनिट्स भी होती है तो भी वो सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट होती है. यस, ये देखिए आगे. आई होप ये वीडियो आपने देखा अभी, और वीडियो देखकर आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से फेडरलिज्म का क्या मतलब होता है, क्या मीनिंग होता है. इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की गई इस वीडियो के थ्रू. नाउ कमिंग टुवर्ड्स योर टेक्स्ट बुक पार्ट अगेन. यहाँ टेक्स्ट बुक में आपके एक मैप दिया हुआ है. लास्ट चैप्टर में हमने बेल्जियम और ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे कंट्रीज़ के. हाँ, यहाँ पर आपको वर्ल्ड मैप दिया हुआ है ये, और इस वर्ल्ड मैप में आपको क्या किया गया है, इस वर्ल्ड मैप में शो किया गया है. ये देखिए, इस वर्ल्ड मैप में शो किया गया है थ्रू दिस रेड कलर. इट इज़ शोन एज द फेडरल सिस्टम और द फेडरल कंट्रीज़, वो कंट्रीज़ जहाँ पर फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को अडॉप्ट किया गया है. तो देखो आप कितना मेजर पार्ट है वर्ल्ड का जिसने इसको अडॉप्ट किया हुआ है. मस्ट बी हैविंग सम क्वालिटीज़ जिसकी वजह से इसको इतने देशों ने अडॉप्ट किया है. ठीक है. दो ओनली 25% ऑफ द
193 countries have federal political system. Their citizens make up 40% of the world's population. मोस्ट ऑफ द लार्ज कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड आर फेडरेशन. जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं हमारे वर्ल्ड की, वो सब क्या है? फेडरेशन है. अगर कंट्रीज़ के नंबर के हिसाब से देखें तो सिर्फ 25% जो कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड की, टोटल वर्ल्ड की, उन्होंने फेडरल सिस्टम को अडॉप्ट किया हुआ है. लेकिन वो कौन सी 25% कंट्रीज़ हैं? 25% में वो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ आती हैं या वो बड़े बड़े देश आते हैं जो कि अपने आप में एक मेजर पॉपुलेशन को एक्वायर किए हुए हैं, वर्ल्ड की एक मेजर पॉपुलेशन को एक्वायर किए हुए हैं. और इस तरह से आप देख सकते हो कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन का लगभग 40% हिस्सा जो है वो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के हिसाब से रहता है. ठीक है. मोस्ट ऑफ द लार्ज कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड आर फेडरेशन. वर्ल्ड के ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं वो फेडरेशंस ही हैं. कैन यू नोटिस एन एक्सेप्शन टू दिस रूल इन दिस मैप? और क्या आप इस रूल का कोई एक्सेप्शन भी देख पा रहे हैं? आप ध्यान से इस मैप को देखिए और आपको पता लगेगा. इवन बेल्जियम जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, वहाँ पर भी क्या है? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है. नाउ कमिंग टुवर्ड्स द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो, एंड इस टॉपिक को मैं डिटेल में डिस्कस करूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अगर आज डिस्कस करते तो शायद ये बहुत लंबा वीडियो हो जाता एंड इट वुड बी अ काइंड ऑफ मोनोटोनस वर्क फॉर यू. तो आज हम फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म को इनिशियल वे में डिस्कस कर लेंगे. फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म में क्या क्या है. अगेन मैंने आपके टेक्स्ट बुक पार्ट का ये हिस्सा एक्सट्रैक्ट जो है वो लिया है और यहाँ पर की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म निकल कर आ रहे हैं. फर्स्ट वन, मोर देन 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए. सेकेंड वन, डिफरेंट टियर ऑफ गवर्नमेंट सेम सिटीजन्स के ऊपर काम करने वाले होने चाहिए. यानी जो मोर देन 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, उन सभी गवर्नमेंट को सेम सिटीजन्स को मैनेज करने के लिए होना चाहिए. ओके. बट ईच टियर हैज़ इट्स ओन जुरिडिक्शन. लेकिन हर टियर यानी हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट का अपना जुरिडिक्शन एरिया होना चाहिए जिसमें उनकी पावर्स काम करती हों. ठीक है. थर्ड वन देखिए, इन जुरिडिक्शन ऑफ रेस्पेक्टेड लेवल ऑफ टियर्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. जो भी जुरिडिक्शन ऑफ गवर्नमेंट है, जो अभी मैंने बताया, हर गवर्नमेंट का अपना जुरिडिक्शन एरिया होना चाहिए जिसमें उनकी पावर्स काम करें. तो ये जो जुरिडिक्शन एरिया है ये गवर्नमेंट अपने हिसाब से डिसाइड ना करें, बल्कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली डिसाइडेड होना चाहिए और उसी कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू डिसाइडेड एरिया पर ही कोई भी सरकार हो वो काम करे. यानी यहाँ पर ये बात की गई है कि कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा होगा, गवर्नमेंट बड़ी नहीं होगी. सुप्रीम अथॉरिटी मस्ट बी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट कंट्री. ओके. फोर्थ फीचर, the fundamental provision of that constitution cannot be unilaterally changed by one level of government. और जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रोविजंस हैं, जो भी लॉ हैं, जो भी आपके प्रोविजंस या गाइडलाइंस दी हुई हैं सरकारों के लिए, गवर्नमेंट के लिए, उसको कोई भी सरकार अपने आप से चेंज नहीं कर सकती. फंडामेंटल चेंजेस, ध्यान दीजिएगा, कुछ बेसिक जो मूलभूत चेंजेस हैं उनको कोई सरकार अपने आप से संविधान में चेंज नहीं कर सकती है. उसके लिए दोनों ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट को एक साथ वर्क करना होगा और मेजॉरिटी बेसिस पर डिसीजन लेना होगा. फॉर एग्जांपल, कंट्री के लिए नए लॉ बना सकती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, हाँ, लेकिन जो कंट्री के फंडामेंटल प्रोविजंस हैं, लाइक डेमोक्रेसी, लाइक हमारा फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गया, लाइक पंचायती राज सिस्टम हो गया, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड अगर कुछ भी डिसीजन लेना है सरकार को, तो उसके लिए सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट या सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट अकेले डिसीजन नहीं ले सकती. उसके लिए उन्हें क्या करना होगा, दोनों गवर्नमेंट को मिलकर मेजॉरिटी से वो डिसीजन पास करना होगा, वो बिल पास करना होगा. ठीक है. नाउ fifth one, court have the power to interpret the constitution and the power of different level of government. और हमने 3 organ of government पढ़ा है अपनी पिछली क्लासेस में.
वो 3 ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट क्या क्या थे? फर्स्ट वन लेजिस्लेचर, सेकंड वन एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड वन जुडिशरी। तो अब ये जो फर्स्ट वन लेजिस्लेचर है, ये लेजिस्लेचर तो यूनियन लेजिस्लेचर और स्टेट लेजिस्लेचर दो गवर्नमेंट के तौर पर दो लेजिस्लेचर्स हमारी बन गई, ठीक। अब इसके बाद में जुडिशरी सिस्टम जो है वो एक होना चाहिए देश का, और उस एक जुडिशरी सिस्टम को हमेशा ये अधिकार हो कि वो लॉज को इंटरप्रेट करे, वो गवर्नमेंट के वर्किंग्स को जस्टिफाई करे, ठीक है। अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो जुडिशरी के थ्रू सॉल्व किया जाए, ना कि किसी और मेथड या टेक्निक से, ठीक। एंड द लास्ट वन, सिक्स वन इज sources of revenue for each level of government are clearly specified to ensure the financial autonomy। कोई भी पर्सन हो, देखो वो अपनी अथॉरिटी से काम कैसे कर सकता है? जब वो फाइनेंशियली स्टेबल हो। कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को इंडिविजुअली कब इस्टेब्लिश कर सकती है? जब उसके पास पैसे यानी फाइनेंस की अवेलेबिलिटी हो, ठीक। और इसी तरह से हम बात करें अगर गवर्नमेंट की, तो वो गवर्नमेंट भी इंडिपेंडेंट तौर पर कभी तब काम कर सकती है, इंडिपेंडेंटली डिसीजंस तब ले सकती है जब वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए हर गवर्नमेंट के अपने सोर्स ऑफ इनकम होने चाहिए। वो सोर्स ऑफ इनकम हर सरकार के थ्रू डिसाइड नहीं किए जाएंगे, वो सोर्स ऑफ इनकम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से डिसाइडेड होने चाहिए, और उन सोर्स ऑफ इनकम के हिसाब से हर सरकार अपना फाइनेंस मैनेज करे। ये आपके फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में इन फीचर्स को दोबारा से डिस्कस करेंगे डिटेल में। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। You have to write down as homework, you have to write down the key features of federalism. That's all for today's video. Thank you and have a good day.